फ्रिक्शन, वेरी गुड, गुड गुड गुड। फ्रिक्शन चल रहा था, बिल्कुल सही। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है रुक गया है। ठीक है, ओके, नाउ इट्स वर्किंग। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, आपको याद भी होगा। सो दिस वाज द फ्रिक्शन, वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग फ्रिक्शन इन अवर लास्ट क्लास। ठीक है, आज आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे फ्रिक्शन के। वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ओके, so the question is as follows. Okay, try to do this question. GRF net GRF 2019, ठीक है, try to do. जिसका भी आंसर आ जाए मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना, ठीक है। पहला स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड सुल्ताना, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। जिनका जो भी आंसर आए बता देना मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। वेलकम विष्णु, आज बहुत दिनों के बाद विष्णु दिख रहे हैं मुझे क्लास में। बहुत बहुत वेलकम। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। समृति बोल रही हैं ऑप्शन डी 4, चलो ठीक है, गुड। बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट मी टेल यू व्हाई एंड हाउ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, ए सॉलिड बॉल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इनिशियली एट रेस्ट। सर घर में, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है विष्णु, ए सॉलिड बॉल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u when it is given a horizontal impulse along an axis passing through its center। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारी बॉल है, ठीक है। सो लेट्स मेक इट लाइक दिस। सो दिस इज द सरफेस, दिस इज द बॉल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे देखो, यहाँ पर सेंटर ये है, दिस इज द सेंटर, सेंटर इज हियर, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोलते हैं कि ठीक है, ये लोग हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं पासिंग थ्रू द सेंटर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0। ये बोल रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, जिसके कारण यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है ना, स्मूथ सरफेस है। और ये हॉरिजॉन्टल इंपल्स दे रहे हैं थ्रू इट्स सेंटर, ये इंपल्स ये है, फोर्स है, मतलब इंपल्स मतलब फोर्स दे दिया इन्होंने। अब स्टूडेंट्स ऐसे केस में क्या होगा, ये स्लाइड करेगा, है ना, इट विल नेवर रोल, ये कभी रोल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रोल करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है ना, तो रोल ये नहीं करेगा, इट विल नॉट रोल। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन अगर होता तो फ्रिक्शन इस तरफ लगता, ये फोर्स इस तरफ लगता, तो ये क्या करता, रोल करना स्टार्ट कर देता, है ना, इट विल स्टार्ट रोलिंग। ठीक है, तो ये रोल करना स्टार्ट कर सकता था, बट उसके लिए जरूरी था कि फ्रिक्शन हो। बट क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, एज इट इज क्या करेगा, आगे की तरफ
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा विदाउट, इट विल जस्ट ट्रांसलेट विदाउट रोलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इट विल नेवर रोल, है ना। तो इन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टार्ट रोलिंग, सो इनफाइनेट टाइम, मतलब इट विल नेवर रोल। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस फोर्स को अगर आप यहाँ की अपेक्षा अगर आप यहाँ लगाते तो ये उसी समय रोल करना स्टार्ट कर देता, है ना। ये उसी समय रोल करना स्टार्ट कर देता, अगर आप करते तो ये रोल करता उस समय पर, ठीक है, ये उसी समय रोल करना स्टार्ट कर देता। उसका रीजन था, उस केस में उसका रीजन था, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास है ना। और जब आपने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नहीं, तो आपने इतनी दूरी पर लगाया। तो अगर आप यहाँ कहीं अप्लाई कर देते हो, यहाँ ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और फोर्स लगाया होता तो ये रोल करता। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और अगर फोर्स अप्लाई करते तो ये पक्का रोल करता। बट अगर क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास पर ही फोर्स अप्लाई किया इसलिए ये रोल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। समझ में आया। बताओ जल्दी बच्चों, आप सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये इसलिए रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह कहीं और फोर्स लगाते तो ये रोल करता और ट्रांसलेट भी करता, दोनों करता। ठीक है, हाँ, कर क्यों नहीं कर सकता है ये बताओ मुझे। कि यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। जोश्री आप मुझे बताओ कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर क्या कोई ऑब्जेक्ट रोल नहीं कर सकता क्या, और अच्छे से रोल कर सकता है। स्लाइड वाला रोल कर सकता है, स्लिप वाला रोल, स्लिप वाला रोल, स्लिप एंड रोल नहीं कर सकता क्या। आप मुझे बताइए, स्लिप एंड रोल नहीं हो सकता क्या। हो सकता है, और अच्छे से हो जाएगा। वहीं स्लिप होगा और रोल भी हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है स्लिप हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये स्लिप हो जाएगा और इस टाइप से रोटेट करेगा। ठीक है, जो उसी क्लियर है आपको, जल्दी बताओ। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर है, और अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। वेरी गुड। क्वेश्चन ही रहा हूं। ये क्वेश्चन है नेट जीआरएफ 2020 का। इसे जल्दी से पढ़ो और करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका भी हो जाए बताना मुझे। ओके विष्णु, ठीक है विष्णु। ठीक है, और बाकी लोग भी बता दें आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, काफी बच्चों ने यहाँ पर आंसर्स दे दिए हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। ओके जोश्री, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। और आप में से सभी लोगों ने आंसर यही दिया है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लेट मी जस्ट टेल यू, देखो यहां पर बोला है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल है विच इज स्पिनिंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो टेबल ये हो गई हमारी, दिस इज द टेबल। ठीक है, ये टेबल ऐसे ऐसे रोल कर रही है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट रोल कर रही है।
इसके बाद उन्होंने बोला है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इसके बाद बोला इफ द बॉल ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर एक बॉल रख दी गई है, ठीक है, ओके, सो देन इट्स लीनियर वेलोसिटी विल बी देखो बच्चों, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है, ये रोल कर रही है, ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। अब अगर ये कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख भी दोगे तो उन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन जब नहीं काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट आप जहां रख दोगे वो वहीं का वहीं रखा रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ घूम रहा है, इसका सरफेस यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट है ये भी आगे की तरफ जा रहा है, सरफेस भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाला जो सरफेस है वो बॉल पर किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, आर यू गेटिंग मी? कि जो सरफेस है बॉल पर किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता है। हाँ, ये जरूर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जहां पर रखा है वहां का वहीं रखा रहेगा, ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट्स लीनियर वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है, उसकी कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। बच्चों फ्रिक्शन पर और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे, बट अब हम यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को जो है असाइनमेंट्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप लोग असाइनमेंट से उन क्वेश्चंस को करना है। वैसे तो मैं कराना चाहता हूँ बट हमारे साथ टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, टाइम के कारण हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। अब मैं जब बिना ज़्यादा टाइम लिए जल्दी से आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, सर आज मैंने कुछ अपडेट किया है, क्या डाउट डबल कमेंट शो हो रहा है सर, आप मैंने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, फ्रिक्शनलेस मींस फोर्स जीरो होगा ना, हाँ राइट, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब इनिशियली हमने उसे रेस्ट पर रखा है तो लेटर ऑन वो रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, तो बाद में कोई भी फोर्स नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, कोई मोमेंटम नहीं होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि फोर्स जीरो है, ठीक है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सरफेस पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, सो सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस लाइक दिस, तो इस पर क्या होगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगता है, ये तो हम जानते हैं। मान लीजिए कि हमने इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ फोर्स, इस फोर्स अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगाया, और ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है ठीक है, जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का, सर कल और परसों 2 दिन से, हाँ हाँ छुट्टी, पूरी छुट्टी, ठीक है, कल तो अपना रेगुलर लीव रहता ही है, और 22 को जो है ईद है, ठीक है, तो ईद में बहुत सारे लोगों का क्या है फेस्टिवल है और बहुत सारी तैयारियां करते हैं ना, सो ठीक है, इसलिए हमने पूरा ही लीव कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ देखें, ठीक है, तो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, दोनों क्लासेस का लीव हो जाएगा, ठीक है, कल और परसों, ठीक है, दोनों क्लासेस का लीव हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, ओके, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जो रिजल्टेंट होता है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर ये एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा,
अगर मैं इस थीटा एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इस एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है? अगर मैं जैसे जैसे इस एंगल को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? देखो ये होगा, इस पर लगने वाला एक mg फोर्स है, यहां देखिए, 1 सेकेंड, ठीक है, ये देखो, ये थीटा ये हो गया, ये mg हो गया, ये mg यहाँ लग रहा है, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ाएंगे तो देखो जीरो से, ठीक है, थीटा के बीच में, ठीक है, सॉरी, 0 से 90 के बीच में जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, आप जानते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो साइन थीटा बढ़ता जाएगा और ये एम जी कॉस थीटा जो है ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या होता है, एम जी कॉस थीटा जब इंक्रीज होगा तो क्या होता है, जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पहले तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, तो ये यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है तो ये हो जाएगा म्यू एन, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जो एन है वो हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर है। देखिए एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि हम जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करेंगे एक समय ऐसा आएगा जब एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा जब एम जी साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। इस केस में जो एंगल होता है थीटा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब एम जी साइन थीटा, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि अगर एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, ठीक है। उसी समय जो एंगल थीटा बनता है यहाँ पर उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो आपने ऊपर एक देखा था, एक इक्वेशन तो ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को, हाँ सर, जस्ट मूव करने में पहले जो एंगल, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के जस्ट स्लाइड करने के पहले जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर यहाँ जो एंगल बना हुआ है, एक सेकंड बच्चों मैं हैंड रेज आपका एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये लिखा है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। हम इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, सो वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं समृति एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। आप देख सकते हो tan थीटा कितना है, म्यू है, ठीक है, tan थीटा इज म्यू, और थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स म्यू। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सुन लो, अब एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है, जब हम, हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है, हम जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ाते हैं इस तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है एम जी साइन थीटा, ये इंक्रीज होता है ना, ये एम जी साइन थीटा इंक्रीज होता है। एक समय ऐसा आता है कि एम जी साइन थीटा पीछे लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। जब ये इसके बराबर हो जाता है उस कंडीशन में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। जब आपका एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, उस समय जहां जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया सो इन दैट केस क्या हो जाता है, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। एंगल ऑफ रिपोज का एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको पता चल जाता है तो आप फ्रिक्शन निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है tan थीटा होता है। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हो, यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पीछे देखो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा था, अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो
तो यहाँ देखिए 10 लैम्डा कितना हो रहा है, 10 लैम्डा हो रहा है हमारा, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू है हमारा, ये आएगा हमारा एफ, ठीक है, दिस इज एफ, ठीक है, दिस इज एन। तो ये हमारा हो जाएगा एफ अपॉन एन। एफ इक्वल टू होता है म्यू एन, और ये हो गया एन दैट इज इक्वल टू म्यू। तो आप देख लीजिए 10 लैम्डा इक्वल टू क्या आया था, म्यू आया था। तो एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। तो आप देख सकते हो अगर हम उन दोनों केसेस को कंपेयर कर लें, देखो लैम्डा इक्वल टू भी क्या आया है 10, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है। पीछे वाले इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा, ठीक है, म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा। इससे ये पता चलता है कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। समझ में आया? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? जल्दी इसे नोट कर लो, ठीक है, प्लीज नोट दिस थिंग, फिर अपन आगे चलते हैं। है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा कैसे हुआ, बता देता हूँ। यहाँ देखो पीछे, ये नहीं समझ में आया ना आपको? देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ देखिए मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है और इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वो ये है, ठीक है। हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, लैम्डा को। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है इसी को हम रिजल्टेंट कहते हैं, लाइक दिस, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो ये जो एफ है वो वही एफ यहाँ पर भी है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो आप देख सकते हो 10 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ अपॉन एन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ठीक है, गॉट इट? अब आया समझ में? चेक, ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लेना, ठीक है, ओके। विष्णु कहीं से भी हार्ड नहीं है सर, यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं, यहाँ कुछ फ्रिक्शन नहीं लेना है आपको, यहाँ कुछ नहीं लेना है, यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग राइट नाउ। यहाँ पर आपको वैसा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर एफ जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, एफ इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा मेरे हाथ यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लेना है, हाँ हाँ हाँ, मैं सही बोल रहे हो जोश्री, सही बोल रहे हो, हमने इसी की वैल्यू पुट की है, ठीक है, सही बोल रहे हो आप, करेक्ट करेक्ट। एफ हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है, एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं तो ये इसकी वैल्यू, नहीं तो ये इसकी वैल्यू नहीं आ पाएगी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला है आपने, ठीक है। ठीक है, गुड। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं और क्या टॉपिक्स हैं, उस हिसाब से अपन आगे चलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्रस्ट फोर्स का, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स। देखिए थ्रस्ट फोर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बताता हूँ। देखिए आपको याद होगा जब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़े थे तो एफ इक्वल टू हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू होता है, वेलकम सूरज, फोर्स इक्वल टू होता है डीपी अपॉन डी टी, है ना, आपको याद होगा। तो ये हमारा था डीपी अपॉन डी टी, मोमेंटम इक्वल टू होता है एम वी, ये हो गया हमारा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। जब हमारा मास कांस्टेंट होता है
ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना हो जाता है, एम dv अपॉन dt प्लस 0, और ये हो जाता है एम ए के बराबर। ये कब के लिए है, जब हमारा मास कांस्टेंट होता है। बट क्या हो कि जब हमारा, ठीक है, मास कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, अगर हमारा मास कांस्टेंट ना हो तो हमारे पास एक और फैक्टर सरवाइव करेगा, वो है ये वाला फैक्टर। ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है इसी को थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो हम थ्रस्ट फोर्स को अलग से लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट सेपरेटली। ठीक है, सो लेट्स राइट इट, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, और मैं अब आपको बताऊंगा इसका मतलब इसको हम रिलेट करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, देखो, हम सभी लोगों को मालूम है, आप लोगों ने अपने घर में कभी बैलून तो फुलाया ही होगा, तो बैलून के नीचे से क्या होता है, एयर निकलती है ना। ठीक है, और बैलून क्या होता है, ऊपर जाता है। बैलून क्या होता है, ऊपर जाता है। आपने ये चीज देखी होगी, एक्सपेरिमेंट भी आपने किया ही होगा ये वाला। अगर हम बैलून के नीचे से हवा को छोड़ दें तो बैलून ऊपर जाता है, हवा नीचे निकलती है। ठीक है, और बैलून ऊपर जाता है। बैलून इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि जब हवा नीचे से निकलती है तो बैलून को ऊपर की तरफ मिलता है थ्रस्ट फोर्स, एफ टी, और ये थ्रस्ट फोर्स ही इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर, है ना, हाँ, बहुत बहुत अपन ने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, जब इसके अंदर से एयर बाहर आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज दिस, ये चीज जो है वो नॉन जीरो है। आप देख सकते हो कि जो मेन मास है उसका जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, है ना। जो आपका बैलून है, पूरा सिस्टम है, उसका जो मास है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वो किस रेट से रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में कितना एम मास, कितना मास जो है बैलून से बाहर आ रहा है। ठीक है, ओके। फिर इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो थ्रस्ट फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक सेकेंड में कितना मास बाहर आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको ज्यादा थ्रस्ट फोर्स चाहिए तो ज्यादा अमाउंट में मास को बाहर आना से पड़ेगा, है ना। तो एक सेकेंड में अगर अगर एक सेकेंड में ज्यादा एयर बाहर आएगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, एक सेकेंड में और ज्यादा एयर बाहर आएगी और ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हमें जितना, अगर हमें थ्रस्ट फोर्स बढ़ाना है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ मास हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दूसरी चीज होती है वेलोसिटी की, जो एयर की वेलोसिटी है। हाँ, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं, राइट, करेक्ट। ठीक है, ये जो v देख रहे हो वो v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ एयर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी जो होती है मेन मास के रिस्पेक्ट में होती है, विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। ये मेन मास के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बैलून के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा रॉकेट का। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द रॉकेट। तो रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल रहता है इसके अंदर, है ना। रॉकेट के अंदर बहुत सारा फ्यूल भरा होता है। अब रॉकेट ऊपर जाता है ना, हम सभी जानते हैं क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि इससे नीचे से एयर बहुत तेजी से निकलती है, जो फ्यूल होता है बहुत तेजी से निकलता है। तो ये जो वेलोसिटी होती है एयर की या फ्यूल की, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट होती है ना। सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। तो ये रॉकेट जो है वो मेन मास है, मेन मास। ठीक है, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ऐसा नहीं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दिया, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दिया, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। और यहाँ पर जो दूसरी चीज है ना, जब एयर बाहर आ रही है तो यहाँ पर जो मास है वो चेंज हो रहा है ना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, तो रॉकेट का जो मेन मास है वो किस गति से, किस स्पीड से, मतलब किस रेट से कम हो रहा है। सो दैट इज द डीएम अपॉन डी डी। तो जो थ्रस्ट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू होता है वी डी एम अपॉन डी टी। अब रॉकेट किस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा वो भी हम इस फोर्स से पता लगा सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स किस जिस डायरेक्शन में लगेगा और रॉकेट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर अब ये मान लो कि ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब हम इसको पॉजिटिव मानेंगे
और हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे। तो आप देखो एयर नीचे की तरफ जा रही है तो एयर विल बी दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव, क्योंकि रॉकेट का मास रिड्यूस हो रहा है, सो dm अपॉन dt इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा थ्रस्ट फोर्स पॉजिटिव है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। अब समझ में आया आपको? थ्रस्ट फोर्स क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और एग्जांपल है जिसकी मदद से मैं आपको थ्रस्ट फोर्स एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जो थ्रस्ट फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है? जल्दी नोट कर लीजिएगा बच्चों और फिर अपन जल्दी आगे चलते हैं, ठीक है? मुझे कमेंट कर देना। नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट देखो जयश्री, जो एयर है वो नीचे की तरफ जा रही है तो एयर की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब क्योंकि मास रिड्यूस हो रहा है, जब कोई भी चीज रिड्यूस होती है तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है? तो मास रिड्यूस हो रहा है, दैट इज मींस दिस इज द एक्चुअली द रेट ऑफ लॉस ऑफ मास, ठीक है? तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये होता है कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो बेसिकली जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है? एक और बहुत ही शानदार एग्जांपल है। आपने नोट किया होगा अगर आपके पास कोई बाल्टी है और बाल्टी पर अगर नल से पानी गिर रहा है तो कभी नल के नीचे आप बाल्टी लेकर खड़े रहना, ठीक है? बाल्टी में जैसे जैसे पानी भरता जाएगा ना, आप एक चीज नोट करना कि जो बाल्टी है उसका उस पर नीचे की तरफ आपको ऐसा लगेगा उसका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है? आप अगर बाल्टी को ऐसे पकड़े रहेंगे और पानी उसमें भरता जा रहा है ना, तो थ्रस्ट फोर्स के कारण क्या होता है? ऐसा लगता है कि बाल्टी जरूरत से ज्यादा भारी हो गई है ना? ज्यादा भारी हो गई है। मनीषा आप हैंड रेस कर लेना, ठीक है? बात भी वेलोसिटी में अभी मैं बताता हूँ मनीषा, ठीक है? वेट। तो बाल्टी क्या होती है? जरूरत से ज्यादा भारी लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो डीएम अपॉन dt जो है वो पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि अब मास यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना? दैट इज वाई दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि हमारा मास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? नीचे की तरफ आ रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। मेन मास ये हो गया, दिस द मेन मास। तो वेलोसिटी, अब अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें जहां पर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो थ्रस्ट फोर्स को देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव dm अपॉन dt। तो अब आप देखो यहाँ पर आएगा आपका माइनस, ठीक है? तो ये वेलोसिटी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस dm अपॉन dt। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे अब थ्रस्ट फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्योंकि थ्रस्ट फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा है और साथ ही पर mg फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, इस कारण से इसका वजन जरूरत से ज्यादा महसूस होता है। गॉट इट? समझ में आया आपको ये जो है? ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? नोट कर लीजिएगा बच्चों सभी लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन में दे रहा हूं अभी आपको। गुड गुड। ठीक है, क्वेश्चन इज एज फॉलोज, नोटेड, वेरी गुड। ये लीजिए क्वेश्चन, जस्ट 2015। आपको इस क्वेश्चन को थ्रस्ट फोर्स की मदद से करना है, ठीक है? आपके पास 2 मिनट का टाइम है, करिए, मैं वेट कर रहा हूं।
हाँ विष्णु, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। ओके, वेरी गुड प्रिया। प्रिया, मुझे ऐसा लगता है आप दिन भर पढ़ते हो बैठ के। आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के आंसर आपके सही रहते हैं, या तो आपको पहले से पता रहते हैं या तो आप तुरंत सॉल्व करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिया, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप पक्का क्वालिफाई भी कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। पहली बार मुझे ऐसा, मतलब मेरे एरिया में कोई ऐसा स्टूडेंट दिख रहा है जो इतना इंटरेस्टेड है फिजिक्स में। क्या है, प्रिया हमारे एरिया से ना। ठीक है, सो मुझे पहली ही बार एक्चुअली में कोई इतना इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे एरिया से दिखाई दिया। ठीक है, देखो, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं समझाने के पर्पज से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जबलपुर, सब जबलपुर से ही है। देखो, a chain of mass m and length l, a chain of mass m and length l is suspended। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, बातों पर ध्यान मत देना। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देखना। ठीक है, a chain of mass m and length l is suspended vertically from its lower end। हाँ हाँ सूरज, बिल्कुल। A chain of length of mass m and length l is suspended vertically from its lower end touching a weight scale। तो देखो यार, ऐसा सिस्टम है यहाँ पर पूरा। ये हमारी स्केल हो गई, वेइंग स्केल, जिसकी मदद से हम वजन नापेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारी चेन हो गई। ठीक है, सो लेट्स मेक द चेन लाइक दिस। ठीक है, आपने देखा मैंने चेन बना दिया। ठीक है, एंड इट इज हैंगिंग सम फ्रॉम हियर। ठीक है, दिस द चेन। अब क्या बोल रहे हैं, इसकी लेंथ एल है और इसका मास एम है। ठीक है, द चेन इज रिलीज्ड एंड फॉल्स फ्रीली ऑन द स्केल। अब ये जो चेन है ना, इसको छोड़ दिया जाता है, इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। इसको अपन रिलीज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमने इसे रिलीज कर दिया। अब देखो, यहाँ पर एक डायग्राम हमने बनाया तो है, तो इसको जो है अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चेन जो है कहाँ तक पहुंच जाएगी, चेन यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब तो इसमें हो क्या रहा है, जब चेन हमारी यहाँ तक पहुंच जाएगी ना, तो क्या होगा देखिए। The chain is released and falls freely on the scale, neglecting the size of the individual links. What is the reading on the scale when the x length has fallen? तो ये बोल रहे हैं कि जब x लेंथ फॉल हो जाएगी तो हमारी लगभग लगभग x लेंथ फॉल हो गई है ना, तो इतनी लेंथ फॉल हो गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, सो दिस इज योर x लेंथ, या आप देखें तो दिस इज ऑल्सो x, है ना। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी देख रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो x, ये भी x है। ठीक है, तो ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, ओके। अब हमसे बोला है कि अगर जब x लेंथ गिर जाएगी तो हमारा जो वेट होगा मशीन में, वेइंग मशीन में, वो कितना होगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, एकदम सीधी सीधी बात है कि जो वेट होगा मशीन में वो इतना होगा। तो इसमें आपको इतनी चेन का जो वेट होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीडिंग कितनी मिलेगी। सो रीडिंग विल बी
एक तो वेट ऑफ एक्स लेंथ, ठीक है, एक्स लेंथ के कारण वेट, जितनी ये एक्स लेंथ है तो उसके कारण जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर एडिशनल आएगा एक थ्रस्ट फोर्स एफ टी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर थ्रस्ट फोर्स कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर मास गेन कर रहा है ये, ठीक है, मास क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो नीचे की तरफ जो है वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और साथ ही पर यहाँ पर अगर आप देखें तो मास इंक्रीज हो रहा है, मेन मास जो है ये इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर, तो इस कारण से ये चीज जो है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जिसके कारण थ्रस्ट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो वेट भी नीचे की ही तरफ लग रहा है और थ्रस्ट फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वेइंग मशीन में जो वेट है वो बढ़कर मिलेगा, एक्चुअल वेट से ज्यादा ही मिलेगा। अब हमें यहाँ पर बेसिकली वेट पता लगाना है और थ्रस्ट फोर्स पता लगाना है, ये दो चीजें पता चल जाएं तो ये आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट हियर। सो रीडिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सो एक्चुअल वेट प्लस थ्रस्ट फोर्स। सो एक्चुअल वेट अब हम मुझे अगर निकालना है तो हम एक्चुअल वेट कैसे निकालेंगे, बताता हूं मैं आपको। पहले इतना था, फिर इतनी लेंथ गिर गई, ठीक है, तो एक्स लेंथ हैज ऑलरेडी फॉलन डाउन। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल। तो एक्स, तो हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारी एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा एम डैश, ठीक है, हो जाएगा लैम्डा एक्स, दैट इज एम लैम्डा अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एम लैम्डा अपॉन एल, ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी ये गलती हो गई, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी थी ना, एम एक्स अपॉन एल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एम एक्स जी अपॉन एल, ठीक है। अब हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी निकाल लेंगे, तो जो भी वेलोसिटी होती है और जो भी डीएम अपॉन डी होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसके आगे सॉल्व करने वाला हूं, तो मुझे जल्दी कमेंट करके बता दें कि यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को, यहां तक पॉइंट्स क्लियर है, तो मुझे जल्दी बता दीजिए बच्चों। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें अगर आगे और सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर जो है वेलोसिटी पता लगानी पड़ेगी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो v कुछ हो जाएगा √2gh, ठीक है। अगर ये h हाइट गिरा है तो ये बेसिकली कितना हाइट नीचे आया है, 2gx, x हाइट नीचे आया है। आप लोगों को मालूम है ना ये कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना इस पॉइंट पर वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, बट इसके पहले हमें यहाँ पर डी एम अपॉन डी टी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम निकालते हैं, ठीक है, देखते चलो, एम एक्स जी अपॉन एल इंटू वी। देखो हम यहाँ पर ये चीज़ तो निकाल ही चुके हैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो डीएम का मास कितना होगा, डीएम एक्चुअली में डी एक्स लेंथ है ना का मास है, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, ठीक है। और दोनों तरफ अगर मैं डी टी कर दूं तो ये हो जाएगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा वी, ठीक है। सो दैट विल बिकम लैम्डा वी, ठीक है। चलो अब अपन और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा एम एक्स जी अपॉन एल प्लस लैम्डा है कैपिटल एम अपॉन एल, और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gx, ठीक है। और ये हमारा सॉल्व करने पर हो जाएगा 3mgx अपॉन एल, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। अब जो भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो लोग आप मुझसे पूछेंगे। अब मैं यहाँ ज्योश्री का सबसे पहले डाउट पढ़ लेता हूँ, क्या डाउट है, ठीक है। सर उस पॉइंट की वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, वेलोसिटी तो एक्स लेंथ की देनी होगी ना। देखो बता देता हूँ, एक्चुअली में ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और पूरे स्ट्रिंग की वेलोसिटी एक ही है,
आप समझ रहे हो? यहाँ पर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वही है, तो टॉप पॉइंट की ले लो या इस पॉइंट की ले लो या इस पॉइंट की ले लो, हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वही है, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वही है। अगर आपको ये वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी है, तो जैसे स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, फिर स्ट्रिंग गिर गई, है ना, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी से v है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, g है, तो v इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 माइनस जी माइनस एक्स, तो ये हमारा v की वैल्यू हो जाएगी 2gx। गॉट इट? जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। ठीक है जोश्री, क्लियर है आपको मैंने ये वेलोसिटी कैसे ली है? चेक, अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए हैं कि मैंने वेलोसिटी कैसे निकाली है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। सर प्लीज अगेन नेगेटिव साइन ऑफ डब्ल्यू स्केल एंड नेगेटिव साइन, ठीक है श्योर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है क्लियर है, देखो ये हमारी वेइंग मशीन है, ठीक है, दिस इज स्केल। यहाँ पर ये जो है ये रस्सी यहाँ पर गिरने वाली है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रस्सी गिर जाती है, इतना गिर जाती है। जब रस्सी इतना गिर जाती है तो ये एक्स लेंथ नीचे गिर गई है, ठीक है, और जितना यहाँ नीचे गिरी है ये भी एक्स ही है, तो पहला वेट तो इसके कारण नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो थ्रस्ट फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लगेगा, देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इट इज नेगेटिव, मास इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा जो थ्रस्ट फोर्स है एफ वो हो जाएगा माइनस वी प्लस डी एम इंटू पॉजिटिव डी एम ऑन डी डी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हमारा जो थ्रस्ट फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वेट रीडिंग जो है वो तो बढ़ ही रही है ना, माइनस डब्ल्यू माइनस एफ, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पर जो है हमारे आंसर में नेगेटिव साइन नहीं लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप परेशान ना हो, आप नेगेटिव साइन अप्लाई कर दे, इसका साफ मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है। हालांकि क्वेश्चन में इन लोगों ने इतना ज्यादा नहीं सोचा है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से करें तो ऐसे करना है। हाँ आप ऐसा ले सकते थे बाकी, बट थोड़ा उसमें लीनियर मास डेंसिटी लेने में थोड़ा प्रोसीजर बदल जाएगी, ठीक है। ठीक है, ओके आई थिंक यू गॉट इट। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, प्रोसीजर विल बी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कुछ जगह पर चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बाकी प्रोसीजर विल बी सेम, ठीक है। ओके बच्चों, तो अपन अब आगे चलेंगे, थ्रस्ट फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल में और पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर में, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। प्रिया बता देता हूँ, हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर थ्रस्ट फोर्स के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको थ्रस्ट फोर्स के बारे में सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो होता है उसमें थ्रस्ट फोर्स रहता है, हालांकि वो हम ध्यान नहीं देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि पूरा एनालिसिस क्या होता है, इसलिए मैंने जो है यहाँ बता दिया है। बाकी थ्रस्ट फोर्स जो है उसके बारे में हम लोग सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको डायग्राम देखना है, ये लो, ठीक है, बाल्टी वाला डायग्राम ये प्रिया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डंपिंग फोर्स, ठीक है, नेक्स्ट इज द डंपिंग फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज, तो इसे जल्दी नोट कर ले फिर अपन आगे चलते हैं। जेस्ट, जेस्ट का था, जेस्ट 2015। अब देखो आगे चलते हैं बच्चों, आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है डंपिंग फोर्स के बारे में, डंपिंग फोर्स, इस पर काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। डंपिंग फोर्स के बारे में आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, सर इसमें मास नेगेटिव कैसे हो रहा है, मास नेगेटिव कहाँ हो रहा है प्रिया, मास नेगेटिव कहाँ हो रहा है उसमें, मास तो हमने पॉजिटिव बोला है ना, मास को तो हमने पॉजिटिव बोला है, वेलोसिटी नेगेटिव ली है। रॉकेट केस में मास नेगेटिव है, रॉकेट केस में मास नेगेटिव है, मैंने यहाँ मास नेगेटिव लिया है ना, डीएम अपॉन डी टी, आप देख लो, दिस इज टेकन टू बी नेगेटिव, कहाँ हमने पॉजिटिव लिया इसे।
प्रिया आप कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा। मेन मास ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव या नेगेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ओके, चलो, गुड गुड। देखो, ड्रैग फोर्स क्या होता है, या डंपिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जब आप लोग साइकिल चलाते हो आज की डेट में, या दौड़ते होगे, चलो पता नहीं कितने लोगों के पास साइकिल है, तो अपन यहाँ मान लेते हैं कि आप दौड़ते हो, ठीक है। तो जब आप दौड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपको कोई रेसिस्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब आप ज्यादा तेजी से दौड़ते हो तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। आपको उसके खिलाफ क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। चलाते हो ना, बहुत अच्छी बात है, चलाना चाहिए। अगर हवा इस तरफ चलने लगे, अगर हवा और इस तरफ चलने लगे, तो आपको इस तरफ दौड़ने में और भी ज्यादा कठिनाई होगी, है ना। है ना, जब हम साइकिल चलाते हैं और जब हमें एयर के अगेंस्ट में साइकिल चलानी पड़ती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि जब जिस डायरेक्शन में अगर एयर जा रही हो और उसी डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चलाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हो क्या रहा है, देखो, जो हमारे एयर पार्टिकल्स होते हैं, जब हम एयर में दौड़ते हैं, ठीक है, जैसे हमने दौड़ लगाई, तो ये एयर पार्टिकल्स हमको हमारी स्पीड को कम करते हैं, मतलब ये हमको एक ड्रैग फोर्स देते हैं, ये हमारे हमको क्या करते हैं, ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ड्रैग फोर्स का काम होता है हमारी स्पीड को कम करना। यूजली अगर हम इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारा अप्लाइड फोर्स अगर इस तरफ है, तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस है प्रिया, ठीक है, गुड। तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ या टर्मिनल वेलोसिटी, जिसमें कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड में डालते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है ना। स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम होने लगती है, आपने पढ़ा होगा, जैसे ही हम इसको इसमें गिरेगा तो उसकी जो स्पीड होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और कुछ समय के बाद उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है एक समय आने के बाद। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है। अगर पहले से देखो, मैं यहाँ पर कुछ चीजें अपनी मिक्स हो गई हैं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें सिचुएशन डिपेंडेंट है, ठीक है। सो 1 सेकेंड, एक बार मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, इसे डिलीट कैसे करें। चलो ठीक है, डिलीट हो गया। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले से ही काफी ज्यादा है और अगर उसको हम पानी के ऊपर गिरा देंगे, मान लीजिए पानी के ऊपर गिर गया है ना, हमने अभी भी जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला बोला, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इसको फ्लूइड या पानी के ऊपर गिरा देंगे तो जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आएगा और पानी के अंदर ट्रेवल करेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस हो जाएगी, क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पानी इसके मोशन को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। पानी एक ड्रैग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ड्रैग फोर्स और भी बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको कितना भी ज्यादा एम्पलीट्यूड क्यों ना दे दें, धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जब ये रुक जाएगा, है ना। और उसका भी रीजन ड्रैग फोर्स ही है। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का क्या है, ड्रैग फोर्स ही है। धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा और ये ऑब्जेक्ट धीरे से जाकर एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस क्या कर रहा है, इसको इसके मोशन को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सब एग्जांपल्स होते हैं ड्रैग फोर्स की। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। नॉर्मली जो ड्रैग फोर्स होता है इन जनरल, वैसे तो ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट इन जनरल जो हमारा ड्रैग फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपको कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, विच इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स की ये डेफिनेशन होती है। हालांकि ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन और भी कुछ भी हो सकती है, बट ये
नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो बहुत सारी जगहों पर यूज हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ड्रैग फोर्स को माइनस गामा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन है। हालांकि ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे ड्रैग फोर्स ऐसे ही होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ड्रैग फोर्स आर लाइक दिस ओनली, ऑलमोस्ट सेम, दे आर सेम। ड्रैग मतलब होता है रेसिस्ट करना, ठीक है। रेसिस्टिव फोर्स भी कह सकते हो, ड्रैग फोर्स भी कह सकते हो, डंपिंग फोर्स भी कह सकते हो, फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, विस्कस भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मैं तो एक जनरल नाम बोल रहा हूँ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। इसका इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अभी स्टोक्स लॉ को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप काफी कुछ पढ़ोगे ड्रैग फोर्स के बारे में। अभी फिलहाल में हम एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस क्वेश्चन को आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल एनालिसिस से करना है, ठीक है। मैंने अभी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स तो नहीं पढ़ाई है ना, इसलिए मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स से करो। आप इस क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअली में डिपेंडेंसी पता चल जाएगी, तो रेशियो बहुत आसानी से निकल आएगा, ठीक है। ओके, सो जस्ट ट्राई टू डू नाउ, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब आया था बताता हूं मैं आपको, 2013 नेट जेआरएफ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता, सही में सॉल्व किया है प्रिया, कि आंसर पहले से पता था आपको। समृति ए, ठीक है। सर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा प्रिया ने, और मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर, ठीक है। क्वेश्चन तो काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, ठीक है। देखो, इसका जो राइट आंसर है ना, वो ऑप्शन सी ही है, सी इज द राइट आंसर। और अब ये कैसे आएगा राइट आंसर, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। वैसे तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, मैं बट इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ये बोला गया है एक स्फेरिकल पार्टिकल्स है ऑफ ए गिवन मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इनसाइड द लिक्विड मीडियम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी जो है रो है, और यहाँ पर लिक्विड फील्ड है, ठीक है, लिक्विड इज फील्ड, ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड फील्ड है यहाँ पर। ग्रीन वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लिक्विड फील्ड है, ठीक है। और द विस्कस ड्रैग फोर्स में बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द स्टोक्स लॉ। तो जब ये नीचे की तरफ आता है तो विस्कस फोर्स जो होता है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो जो विस्कस फोर्स है इस पर ऊपर की तरफ लगता है, 6 पाई ईटा आर वी। आर इसका रेडियस है, वी इसकी नीचे आने वाली वेलोसिटी है, और ये जो विस्कस फोर्स होता है, हमेशा जो ड्रैग फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन लगता है,
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ टाउ इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, हाँ अब देखते चलो ना, मुझे थोड़ा बता रहा हूँ, इफ टाउ एम इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ मास एम टू रीच हाफ ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। देखो ये यहां तक पहुंचने मान लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है, मान लीजिए यहां तक जाते जाते टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, देखो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड बढ़ती है, स्टार्टिंग में स्पीड इसकी बढ़ती है, और इसकी स्पीड बढ़ने के कारण क्या होता है कि ड्रैग फोर्स भी बढ़ता है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। एक समय ऐसा आता है जब ऊपर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है, और ऊपर लगने वाला बियॉन्सी फोर्स होता है, वो इसके वेट के बराबर हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उस समय पर जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि एक कांस्टेंट होती है, जो कि कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि tau m is the time taken by the particle of mass m to reach half of its terminal velocity। तो मान लीजिए यहाँ पर वी टी अपॉन टू है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है टर्मिनल वेलोसिटी की हाफ वैल्यू गेन कर लेता है, ठीक है, हाफ वेलोसिटी गेन कर लेता है, ठीक है। और उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, टाउ टाइम लगता है, इट टेक्स टाउ टाइम टू कम फ्रॉम हियर टू हियर। तो अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने बोला, तो इन्होंने ये बोलते हैं कि अगर एम मास को आता है इतना, तो ये बोल रहे हैं कि टाउ एम अपॉन, मैं समझा दूंगा जयश्री, समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, विल एक्सप्लेन टू यू। मैं समझ गया हूँ कि कंफ्यूजन क्यों हुआ है वहां पर, मुझे बात समझ में आ गई है, और मैं बता दूंगा आपको अभी, डोंट वरी, इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूँ, ठीक है। सो टाउ 8m अपॉन टाउ एम, ये हमें निकालना है। बच्चों आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, हमें यहाँ पर ना तो टर्मिनल, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, ना तो हमें यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी निकालने की जरूरत है, ना ही आधी टर्मिनल वेलोसिटी निकालने की जरूरत है, ना ही हमें यहाँ बियॉन्सी फोर्स निकालने की जरूरत है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि जब हमारे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स लगता है, तो हमारे ऑब्जेक्ट का टाइम जो है मास पे कैसे डिपेंड करता है। अगर हमें ये चीज पता चल जाती है कि हमारा टाइम मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है ना। आप अगर इस क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये मैंने असाइनमेंट में इसको एक्चुअल मेथड से करके दिया है आपको, और वहां ट्रिक से भी किया है। आप इसे एक्चुअल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। इसे ट्रिक से करना है। अब ट्रिक से देखो कैसे करेंगे, सब कुछ बता देता हूँ। और आप लोग की जितने डाउट्स है ना बियॉन्सी वाले एटसेट्रा एटसेट्रा सब क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ देखो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि उस पर mg फोर्स लग रहा है। जब वो फ्लूइड के अंदर होता है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और साथ ही पर उस पर जो है ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और साथ ही पर बियॉन्सी फोर्स भी होता है जो ऊपर की तरफ लगता है। बियॉन्सी फोर्स, दो फोर्सेस होते हैं जो लगते हैं, एक तो ड्रैग फोर्स, एक तो बियॉन्सी फोर्स, ठीक है। ओके, सो विल जस्ट टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नेट फोर्स अलोंग वाई विल बी इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, बियॉन्सी फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये जो ड्रैग फोर्स है ये भी ऊपर लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। अब अगर आप देखें, मैंने तो काफी सारी चीजें यहाँ पर लिख ली हैं, ठीक है। अब आप अगर देखें, ठीक है, तो आप देखो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, राइट। तो मैं डायमेंशन एनालिसिस करूंगा, तो एफ डी का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए एम डी वी अपॉन डी टी के डायमेंशन के बराबर, ठीक है। ये जानबूझ कर ले लिया है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ड्रैग फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सो ड्रैग फोर्स कितना दिया हुआ है,
6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू आर वी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जो मास होता है वो होता है रो इंटू वी, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मास इक्वल टू होता है रो इंटू वी, वेलोसिटी सॉरी वी इक्वल टू वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस होता है वो डिपेंड करेगा मास की थर्ड पावर के ऊपर, 1/3 पावर के ऊपर, ठीक है। बच्चों ये समझ लेना, मैंने ये एक बहुत ही सिंपल चीज लिखी है यहाँ पर, ठीक है। मुझे एक्चुअली में ना यहाँ से रेडियस हटाना है, और अभी सब ऑब्वियस हो जाएगा आपके लिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है मास और वेलोसिटी पर ऐसे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, आप देखते चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा m 1/3 इंटू वेलोसिटी, ये हो गया मास, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, ठीक है। देखते चलो, ये और ये कट गया, और टी जो हो गया वो हो गया m1 तो ये डिपेंड कर रहा है टाइम m की पावर 2/3 पर, ठीक है। अब देखो टी 8m अपॉन टी एम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8/1 2/3, ठीक है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएंगे, जिसके कारण बचेगा 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। आ गया समझ में बच्चों? देखो अब बाकी जो डाउट्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो चेक करो कि आपको आंसर समझ में आया कि नहीं आया। सॉल्यूशन क्लियर है? क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम इसे डायमेंशनली नहीं करते तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है सॉल्व करने में, और मैंने आप लोगों को जो सॉल्यूशंस दिए हैं असाइनमेंट्स में उनमें हमने इसे फुल मेथड से भी किया है, और आप देख सकते हो उसमें जो फुल मेथड से जब हमने किया है तो वो काफी लेंदी चला गया है वहां पर, और इस तरह से आप इसे कम समय में कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दूंगा, बट मुझे बाकी बच्चे बता दें कि सभी कुछ समझ में आ गया है हमने कैसे किया है। अब जयश्री के डाउट्स हैं, ठीक है, लेट्स सी। सर आर कांस्टेंट नहीं है, आर तो रेडियस है ना, वो कांस्टेंट नहीं है क्या? बता देता हूँ मैं आपको, सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। ओके, क्लियर है मनीषा, आपको भी क्लियर है, ठीक है, गुड गुड। देखो डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, डेंसिटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है हियर। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, रेडियस देखो हमें यहाँ से कुछ भी करके से मास की वैल्यू को लेकर आना है, हम कुछ भी करके और हमको यहाँ आर को हटाना, अगर हम आर को नहीं हटाएंगे ना तो हमारे प्रॉब्लम डायमेंशनली सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें एक्चुअली में टी के बीच में और एम के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है। सर डायमेंशन एनालिसिस में ना यूनिट्स को चेक करता हूँ बस, हाँ ठीक है, गुड गुड। अब देखो बच्चों आप लोगों के जो डाउट्स थे ना वो मैं बता देता हूँ। देखो अपन हम आपको यहाँ पर पहली बात तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है ये समझा देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी को रिलेटेड चीजें पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं। देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ये रेस्ट पर ले लेते हो, ठीक है, और यहाँ से अगर हम रिलीज करते हैं, ठीक है, सुन लीजिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और यहाँ पर फ्लूइड है जैसे एयर वगैरह है, ठीक है, और छोड़ते हो तो v इक्वल्स टू यू प्लस यू माइनस जी टी के अनुसार इसकी जो स्पीड है वो टाइम के अनुसार बढ़ती जाएगी, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, है ना, बढ़ती जाएगी। बट स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऊपर क्या लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है, एफ डी। तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो प्रपोर्शनल होता है इस वेलोसिटी के, तो जैसे जैसे हमारे तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम होती है तो ड्रैग फोर्स भी कम होता है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ती है क्यों, ऑब्जेक्ट के वेट के कारण, एम जी के कारण, एम जी नीचे की तरफ लगता है, इस कारण से ड्रैग फोर्स बढ़ता जाता है।
तो एक समय ऐसा आता है जब ऊपर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स होता है प्लस बियोंसी फोर्स तो ऊपर हमेशा लगता ही रहता है ना, तो प्लस बियोंसी फोर्स, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, mg के बराबर हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाता है। जब ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो एसिलेशन जीरो हो जाएगा। जब एसिलेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाता है, और उसी वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और फिर उसके बाद वो नहीं बढ़ती है ना घटती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। ऐसा तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पर हो, ठीक है, जो उसे क्लियर, जब हम उसे रेस्ट से छोड़ते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे हमारे रेन ड्रॉप्स है ना, जो बादलों से निकलते हैं, ठीक है, तो वो रेस्ट कंडीशन से निकलते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर पानी भरा हुआ है, सपोज दैट देयर इज ए वाटर, यहां पर पानी है। अब अगर यहां पर वाटर भरा हुआ है, अगर हम यहां से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो यहां पर तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। अब पानी इस पर क्या करेगा, ड्रैग फोर्स अप्लाई कर देगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और साथ ही पर बियोंसी फोर्स भी अप्लाई कर देगा तुरंत। तो इसकी स्पीड क्या होगी, अब क्योंकि यहाँ प्लस बियोंसी फोर्स भी है, अब क्योंकि ये अच्छी खासी स्पीड इसके पास पहले से ही है तो ड्रैग फोर्स तो ज्यादा होगा ही ना, आप समझ रहे हो। तो यहां पर अब उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर से अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ड्रैग फोर्स और बियोंसी फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसलिए कम होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे कम होगी। और यहां पर भी एक समय ऐसा आएगा जब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स एक समय का बराबर हो ही जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो ही जाएगा, उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो यहां पर भी गेन होगी, बट स्टार्टिंग में इस केस में स्पीड कम होगी। जब स्पीड इतनी हो जाएगी कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए तो उस समय वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे कि हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। सर अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो पार्टिकल रुक, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जयश्री। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ठीक है, इसके पास वेलोसिटी है, ऐसा हो सकता है कि इस पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ऑब्जेक्ट तो आगे जा रहा है बट इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ए जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। आया समझ में। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स ऑब्जेक्ट पर ना लग रहा हो बट ऑब्जेक्ट आगे जाए, ठीक है, बट उसकी स्पीड इन दैट केस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, गॉट इट। अगर हमारा फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगी, ये होता है, ठीक है। जो श्री समझ में आ गया। बियॉन्सी फोर्स बताना है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर में रखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर रखते हैं तो उस पर बियॉन्सी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो कि इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू इनटू ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, ठीक है, इसे कहते हैं बियॉन्सी फोर्स, और ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है, लेट मी नो। तो सर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ही तो अब स्टूडेंट्स देखो, मैं आप लोगों के डाउट्स अब मिक्सअप हो रहे हैं, जो श्री हैंड रेस करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। मैं आपको एक बार में समझा दूंगा, आप हैंड रेस करिए ताकि मैं अच्छी तरह से बता सकूं क्या है, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों को हैंड रेस करना है एक एक करके। क्या है, बड़े बड़े कमेंट्स आप लोगों ने लिखे हैं, अब उनको इकट्ठा पढ़ना और जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज रेज हैंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समृति आपको भी और सुल्ताना आपको भी हैंड रेस करना है। ओके,
हेलो। हाँ जयश्री बताइए। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि अगर नेट फोर्स 0 है, आपने कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से भी पार्टिकल मूव कर सकता है, तो वो नीचे ही क्यों जाएगा? मतलब ऊपर भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ अच्छा, इतनी सी बात है, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होती है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। अच्छा हाँ सर, समझ गई। समझ। इनर्शिया की भी तो एक क्लियर सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वेलकम। सुल्ताना, अब आप हैंड रेस कर लो। ठीक है, और किन्हीं जिन भी बच्चों को डाउट्स हैं प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। यस सुल्ताना, बताइए सुल्ताना। सर वो जो मैं बोल रही थी कि अगर कोई बॉल को ऊपर में थ्रो करेंगे तो वो जिस पॉइंट पे रुक रुक के फिर से वापस आता है वही तो टर्मिनल वेलोसिटी है ना? नहीं, वो तो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी। देखिए, दरअसल टर्मिनल एक नाम है, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट या फाइनल। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, जी। 1 सेकेंड। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या है, टर्मिनल की मीनिंग होती है लास्ट। टर्मिनल का जो मीनिंग होता है ये होता है लास्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या वेलोसिटी गेन करता है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो लास्ट में आखिरी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? ठीक है, 0 हो जाती है। अब आप इसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलना चाहें तो बोल दें, बट हम फिजिक्स की लैंग्वेज में टर्मिनल वेलोसिटी उसको कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो वो फाइनली गेन करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब क्या होता है ना कि हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां उसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होती है। ठीक है, जहां पर उस वर्ड की कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होने वाला एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है, वो तब यूज होता है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा हो, तो जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बढ़ना रुक जाती है। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, टर्मिनल का मतलब तो वैसे लास्ट होता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है, बट बोलना सही होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वर्ड है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। अब आप मेरी बात समझ गए ना? हाँ सर। बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, बट हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो हम उसमें यूज करते हैं, तो बस वही रीजन है और कुछ और रीजन नहीं है। ठीक ओके सर। है ना? जैसे अपन बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स की का मतलब फिजिक्स में अलग है और इंग्लिश लिटरेचर में उसका मतलब अलग होता है ना? तो ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। ठीक है, सर। ठीक है, ओके, गुड। बाय द वे, आई थिंक सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, किन्हीं भी शायद किसी भी बच्चे के कोई डाउट्स नहीं बचे हुए हैं, तो चलो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आगे कौन सा टॉपिक लेना है देख लेते हैं। सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। बच्चों, मैंने जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए हैं ना, वो असाइनमेंट्स आप लोग कर लेना। ठीक है, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स। सो जस्ट वेट फॉर ए वाइल, लेट मी थिंक कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं। आई एम जस्ट डिसाइडिंग विच क्वेश्चन आई शुड टेक राइट नाउ। या मिल गया मुझे। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, so this is from net JRF 2019 दिसंबर। इसे करिए स्टूडेंट्स।
द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फोर्स इज कंजर्वेटिव। विष्णु, गर्मी तो यहाँ पर भी ज्यादा है, ठीक है। उसका उपाय यही है कि अपने अपने आप को फिट रखें ताकि गर्मी ज्यादा असर ना करे। और जस्ट 1 सेकेंड। बच्चों करते रहिए थोड़ा। या जस्ट डू इट। देखो, गर्मी का ऐसा है कि गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजें खाएं, ठीक है, और ज्यादा धूप में ना जाएं, और अपने आप को फिट रखें, योगा करें, ठीक है, और गर्मी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगने से तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक है। अ, ठीक है, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ कुछ चीजें बता दूंगा आपको फोर्स रिलेटेड। वैसे काफी इजी क्वेश्चन था। हम्म, ठीक है, देखो बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। बहुत बढ़िया। इसे बोला है ए और बी की वैल्यूज बताइए फॉर विच द फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखो, हमारा जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव कब होता है? एफ डॉट डी आर इक्व टू 0, ये एक कंडीशन है। एक और कंडीशन होती है, अगर हमारा फोर्स जीरो, अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, राइट। ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो। कर्ल भी जीरो होता है और उसका लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज ट्रैजेक्टरी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। फिलहाल में हम नीचे वाला यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आई जे के, ठीक है। सो इसे एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। लेट मी जस्ट डू इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। सो डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आई जे के ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वेयर बी एक्स जेड स्क्वेयर। ओह सिट, गलती कर दी। इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें लिखना होगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, विच इज सुपर इजी थिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व। 1 मिनट, ठीक है, या लेट्स डू। सबसे पहले आई कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे ना, तो 0 मिलेगा, 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस जे कंपोनेंट। इसका इसके साथ करोगे तो आपको मिलेगा 3z², और इसका इसके साथ करोगे तो मिलेगा -bz² प्लस के। इसका इसके साथ करोगे मिलेगा 2x, और इसका इसके साथ करोगे मिलेगा ax। ठीक है, j इक्वल टू हो जाएगा j इंटू 3 माइनस बी जेड स्क्वेयर प्लस के, सो दैट इज x 2 माइनस ए। अब स्टूडेंट्स यार खुद ही देखो और खुद ही सोचो, अब ये पूरा इक्वेशन जीरो कैसे हो सकता है? इसके लिए जरूरी ये है कि इंडिविजुअल टर्म्स जीरो हो, है ना। तो इसके लिए b को 3 होना पड़ेगा और a को 2 के बराबर होना पड़ेगा, तभी जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो हो सकता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के साथ लॉज ऑफ मोशन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रेडी भी रहना।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी वर्क, एनर्जी एंड पावर। अपने CSIR नेट एग्जाम में इस चैप्टर से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज का बच्चों ध्यान रखना है, असाइनमेंट्स कर लेना, ठीक है। अब 2 दिन का लीव रहेगा कल से, तो असाइनमेंट्स पूरे खत्म कर लेना, ठीक है। ओके, छोड़ना नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ प्रिया, हैंड रेस कर सकते हो, जिन बच्चों को भी कुछ पूछना हो हैंड रेस कर सकते हैं। सो प्लीज रेज हैंड। ओके बाय बाय मनीषा। हाँ प्रिया बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिया। सर आप वो वाला क्वेश्चन निकालिए, थोड़ा वो चैन वाला था जो। अच्छा, चेन वाला। नो सर, चेन वाला नहीं, जो अभी था बियोन्सी फोर्स वाला, जिसमें अभी ड्रम फोर्स ये लग वाला, रहा था, वो वाला। ये वाला क्वेश्चन था। हाँ सर, ये इसका सॉल्यूशन ओपन कीजिए जो अभी आपने कराया। ये है इसका सॉल्यूशन। हाँ सर, ये जहाँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया हमने, उसके नीचे ये जो बियोन्सी फोर्सेस है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, ये दोनों क्या इक्वल होते हैं नहीं, कि इक्वल नहीं उन्हें होते हैं। कुछ भी बियोन्सी उन्हें फोर्स कुछ। आपको मालूम है क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को पानी के अंदर रखते हैं तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो हमें आर्किमिडीज ने एक फोर्स दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं इसके, ठीक है। तो हम कोई भी चीज को पानी के अंदर डालते हैं तो उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि पानी उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। उस फोर्स को हम कहते हैं बियोन्सी फोर्स। ड्रैग फोर्स और बियोन्सी फोर्स अलग अलग फोर्स होते हैं, ठीक है। सर तो जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इन्हें एज्यूम नहीं किया है। क्या मतलब? जब इसके आगे हमने सॉल्व किया है तो हम्म। ड्रैग फोर्स बस लिया है, बाकी ये दो फोर्सेस को एज्यूम नहीं किया है। आप वैसे किसी को भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लेने को तो ले सकते हो, बट यहाँ पर हमारा ड्रैग फोर्स को हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ड्रैग फोर्स दिया हुआ है। आप समझ रहे हो? क्योंकि ड्रैग फोर्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज वाई वी हैव टेकन ड्रैग फोर्स। हालांकि डायमेंशनली तो सभी सही है, डायमेंशनली आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आंसर सभी से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर बाकियों से नहीं आएगा, आंसर तो किसी से भी आ जाएगा, ठीक है। आंसर आप कहीं से भी निकाल सकते हो, वो तो मैंने इससे ले लिया है, आप तो किसी से भी निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी। अच्छा, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी है, मैंने असाइनमेंट्स में दिया यस है, सर। आपने शायद देखा होगा। अगर आप मान लीजिए, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड से संतुष्ट नहीं है तो आप एग्जैक्ट मेथड से भी कर सकते हो इसको, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ओके सर, एग्जाम थैंक पॉइंट यू। ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि आपने ड्रैग फोर्स बस को क्यों लिया, बाकी दो भी तो होते हैं ना, मतलब यही लिखा है तो आप इन्हें उसको कुछ भी एफ नीचे नहीं एफ किया। डी के बराबर भी ले सकते थे, ठीक है। और आप इसे mg के बराबर भी ले सकते हो, ठीक है। आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा, आंसर विल कम फ्रॉम दैट ऑल्सो। आप ले ओके। सकते हो, आप कोई आप बल्कि इनफैक्ट से अभी आज लेकर देखना और करके करके भी देखना, आंसर आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है, करके देखना इसको। क्योंकि सर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमने जो लिया, तो इधर भी तो कुछ मतलब करेंगे, मैं समझ लेकिन जब लास्ट टाइम सॉल्व करते इसका। हैं तो हमें पता नहीं होता ना कि किसको लिया जाए, राइट। आपका कहना यही है, हमें कैसे पता चलेगा कि एफडी को ही लेना है, राइट। हालांकि यस आप सर। किसी को भी ले सकते हो, मैंने तो एफडी को सिर्फ इसलिए ले लिया था क्योंकि यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी निकालना काफी इजी पड़ रही थी, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है ना। अब ओके मेरे सर। ख्याल से कुछ बच्चे यहाँ पर जो है विस्कस फोर्स को लेकर, सॉरी विस्कस बोल रहे हैं, बियोन्सी फोर्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं, है ना। तो मैं बियोन्सी फोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे अपने पास वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो ये फ्लूइड क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता है।
इसी को बियोंसी फोर्स कहते हैं, जो कि होता है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बात को आप नोट कर सकते हो कि अगर हम अगर अर्थ में है तब तो बियोंसी फोर्स लगेगा, बट अगर हमारा ग्रेविटी जीरो हो जाए तो हमारा बियोंसी फोर्स भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि बियोंसी फोर्स ग्रेविटी के कारण ही लगता है, ठीक है। अगर ग्रेविटी ना हो तो बियोंसी फोर्स भी चला जाएगा, बियोंसी फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बियोंसी फोर्स इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बियोंसी फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसका पीछे का भी एक मैं रीजन बता देता हूँ क्या है। देखो, मान लो कि ये पानी यहां तक भरा हुआ है, अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें पत्थर डाल देते हैं। तो ये हमने पत्थर डाल दिया इसके अंदर इतना बड़ा, ठीक है। अब पानी यहाँ चला गया। अब यार पानी अपनी जगह वापस लेना चाहता है क्योंकि पत्थर उसकी जगह पर आ गया है। अब ये पानी अपनी जगह पर वापस जाना चाहता है ना। तो पानी अपनी जगह पर वापस क्यों जाना चाहता है? क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए पानी अपनी जगह पर जाना चाहता है। और पानी अपनी जगह वापस लेना चाहता है, इसलिए पानी उसके ऊपर उसको बाहर फेंकना चाहता है। दैट इज द बियोंसी फोर्स। तो बियोंसी फोर्स को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं हमारी ग्रेविटी का रोल होता है। इसलिए जो बियोंसी फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गॉट इट? समझ में आया कि वो ग्रेविटी पे क्यों डिपेंड करता है बियोंसी फोर्स? क्योंकि जब हम पत्थर को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी का लेवल ऊपर चला जाता है, पानी अपनी जगह वापस लेना चाहता है, पानी अपनी जगह वापस लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि धरती उसे नीचे खींच रही है। तो ग्रेविटी पानी को नीचे खींच रही है, इसलिए पानी अपनी जगह लेना चाहता है। इसलिए जो बियोंसी फोर्स होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर आप जो है ग्रेविटी जीरो कर दोगे तो कोई बियोंसी फोर्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस में मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां ना अर्थ हो, ना सन हो, या स्टार कुछ भी ना हो, और अगर वहां पर आप किसी फ्लूइड को भर लें, वैसे पानी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसी जगह पर, वेपर बनकर ही उड़ जाएगा। बट अगर वहां पर अगर आप पत्थर डाल देंगे पानी के अंदर, बाय द वे अगर पानी एग्जिस्ट करता है और अगर पत्थर डाल देंगे, कोई बियोंसी फोर्स नहीं लगेगा, है ना। अगर आप स्पेस में हैं जहां कोई अर्थ नहीं है, कोई सन नहीं है, कोई मून नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, तो वहां पर कोई बियोंसी फोर्स नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि बियोंसी फोर्स भी ग्रेविटी के कारण ही एक्ट करता है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को बियोंसी फोर्स का फंडामेंटल? ठीक है। तो बियोंसी फोर्स के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बियोंसी फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, क्लियर ना? वेरी गुड समृद्धि। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट्स करते रहना, ठीक है। सो बाय, ओके, टेक केयर। मैं क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है, बाय।